का जो टॉपिक है वो बीपीएससी मेंस का GS1 का जो IR सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसका टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी G20 समिट भी हुआ है आज के डेट में, और वहाँ पे आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने UNSC पर ही सवाल उठाया है कि रूस यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में खाद्य संकट छाया हुआ है। खाद्य और खाद्य मतलब खाद्य जो उर्वरक है वो, और खाद्य जो खाद्य भोज्य पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं, गेहूँ, ये सब अनाज, तो दोनों का संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि UNSC सही से काम नहीं कर रहा है, या UNSC जो विश्व स्तर की संगठन है, UNO का पार्ट है, वो यहाँ पे उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि अब उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और ख़ास करके जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, वो खास करके आप देखेंगे कि मात्र 5 देशों के पास ही वीटो पावर है जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया है, और यह पूरे विश्व के लगभग 193 देशों का क्या करता है कि प्रतिनिधित्व करता है यूनाइटेड नेशंस। तो उसमें और भी देशों का जो है वहाँ पे मांग है कि और भी देशों को उसमें सम्मिलित किया जाए। अफ्रीकी कोई देश उसमें शामिल नहीं है। 5 देश में आप देखते होंगे कि एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है, चौथा ब्रिटेन है, फ्रांस है। यही 5 देश वहाँ पे दबदबा बनाए हुए हैं, और कोई भी आतंकवादी संबंधित मुद्दा भी आता है या भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई मुद्दा लाता है तो चीन उसमें वीटो पावर का यूज कर लेता है। और कोई भी अगर एक देश उसमें वीटो पावर का यूज करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। अगर किसी को अंतर्राष्ट्रीय समूह को आतंकवादी घोषित करना है, अगर उसमें से एक भी उसको वोट नहीं दिया, ठीक है, वीटो पावर का यूज कर लिया, तो वहाँ पे उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी निर्णय में 5 में से 5 सदस्य जब वोटिंग करेंगे तभी वह निर्णय जो है यूनाइटेड नेशन में उसको समर्थन दिया जाएगा, और नहीं अगर 5 में से 4 दे दिए, 1 नहीं दिया, तो वह उसको खारिज कर दिया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ा अवगुण कह सकते हैं अभी के समय में। इसलिए जैसे अभी वीटो पावर है तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है तो रूस खुद उसमें शामिल है, तो वो कभी भी अपना जो है वीटो पावर का यूज कर लेगा। तो रूस यूक्रेन के संबंधित अगर कोई मुद्दा होगा तो वहाँ पे रूस क्या करेगा, अपने खिलाफ तो जाएगा नहीं, खुद को समर्थन देगा, यानी वीटो का पावर यूज कर लेगा, ठीक है। और उसके तहत क्या होगा कि रूस यूक्रेन का वार्ता जो भी संघर्ष है वो वहाँ पे चर्चा नहीं होगी। तो इस तरीका से आप देखेंगे कि 21वीं सदी में UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसकी क्या भूमिका रह गई है, क्या अभी वो सही से काम कर रहा है, क्या अभी जो एक तरीका से पूरा विश्व युद्ध के कगार पे पहुंचने वाला है, या रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, क्या उसमें वह बेहतर ढंग से काम कर रहा है, तो इसको लेकर के भी सवाल उठाया गया है। और प्रासंगिकता पे चर्चा करें, और UNSC के विभिन्न सुधारों की आवश्यकता क्यों है, क्यों UNSC को सुधारों के लिए भारत कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाया है। और आज देखेंगे G20 समिट आज के डेट में हुआ है, आज 16 तारीख है ना, तो आज के 15 है, तो आज 15 और 16 के बीच में जो है आपका जो है 17वां G20 सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हो रहा है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए हुए हैं, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे भी सवाल उठाया। साथ साथ पूरे विश्व में जो खाद्य संकट छाया हुआ है, और खाद्य के साथ साथ खाद्य यानी भोज्य पदार्थ और खाद्य उर्वरक दोनों का संकट छाया हुआ है, जो कि आने वाले समय में खाद्यान्न संकट की ओर इशारा करता है। जब जो देश है उसके पास जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, उनको उर्वरक नहीं मिलेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन उर्वरक सप्लायर हैं बहुत बड़े, तो अगर वो नहीं मिलता है तो अनाज स्वाभाविक है कि कम होगा, तो जिससे आने वाले समय में खाद्यान्न संकट आ सकती है। इसको लेकर के भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज के डेट में ये सवाल उठाए हैं। अगर आज आपने सुना होगा G20 समिट जो बाली इंडोनेशिया में हो रहा है उसके बारे में, तो वो तो अभी चर्चा करेंगे, एक G20 टॉपिक ही होगा, लेकिन ये जो सवाल है उसी से रिलेटेड आप कह सकते हैं। और यह क्वेश्चन कई बार मतलब कई एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, और आपके भी एग्जाम में आने की संभावना प्रबल बनती है, जो 67 मेंस में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आइए कि यह सवाल क्यों उठ रहा है। तो फरवरी 2022 में देखिए, सबसे पहले भूमिका में क्या लिखेंगे, तो मेन मुद्दा को लेते हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, और अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई नाटो देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की, किंतु रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा।
यानी आर्थिक प्रतिबंध लगा भी दिया है यूरोपियन देशों ने, पश्चिमी देशों ने, लेकिन रूस ने यूक्रेन पे हमला जारी रखा और उस पर हमला करना नहीं छोड़ा। तो जिसने एक बार फिर से क्या किया कि यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उस पे सवाल पैदा कर दिया, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन के तरफ से रूस को जब प्रतिबंधित किया गया तो फिर ऐसी घटना क्यों देखने को मिल रही है, यानी रूस अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहा है, यानी उसका जो वीटो पावर है उसका वो दुरुपयोग कर रहा है वहां पे, क्योंकि वो भी उसके पास भी यूनाइटेड नेशन का क्या है, वीटो पावर है। ठीक है, वर्तमान युग में यूएनएससी की भूमिका या प्रासंगिकता को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या। तो यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का 6 प्रमुख अंगों में से एक है। जैसे आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, उसी का अंग हो गया, जैसे आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब उसी के अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूएन का एक संगठन है, सभा है वो भी, तो इसी प्रकार से 6 अंग हैं इसके। उसी में आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है जिसका प्रमुख कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा किस प्रकार से मुहैया होगा, ये काम किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का है। लेकिन युद्ध की स्थिति बनी हुई, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता पे सवाल आया है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 कौन कौन से अस्थायी सदस्य, अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले आप ब्रिटेन को ले सकते हैं, फिर यूएसए को ले सकते हैं, फिर आप रूस को ले सकते हैं, फिर चीन को ले सकते हैं। ठीक है, और एक फ्रांस। तो ये 5 जो विकसित देश हैं वो इसमें शामिल हैं और ये शक्तिशाली देशों में से अभी भी शुमार हैं। तो ये लोग इसके अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष पे नए नए देश उसमें शामिल होते हैं। जैसे 2021-22 के लिए भारत का भी चुनाव यूएनएससी में हुआ है। अभी 2022 में भारत क्या है, यूएनएससी का सदस्य बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भी भारत बार बार सवाल उठा रहा है चूंकि अभी उसका सदस्य है। उसमें क्या है कि अब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। 5 क्या हो गए, अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी 10 सदस्य जो होते हैं वो सुरक्षा परिषदों के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जितने भी सदस्य हैं ये जो भी वहाँ के कानून है, चार्टर हैं, उसको पालन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या है, यूएनएससी का कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा रखना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह हाथी के दांत के समान हो गया, सिर्फ दिखाने के लायक। सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटान हेतु तरीकों को सिफारिश करने का काम है इसका। हथियारों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली की योजना तैयार करने का काम है इसका। सदस्यों को आर्थिक प्रतिबंध लगाने और अन्य उपायों को लागू करने के लिए आह्वान करना, जिसमें कि आक्रमण को रोकने या रोकने के लिए बल का उपयोग शामिल नहीं है। उसके बाद किसी हमलावर राष्ट्र के खिलाफ में सैन्य कार्रवाई, अगर कोई हमलावर देश किसी राष्ट्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो उस पर भी यूएन के तरफ से सैन्य कार्रवाई की बात की गई है। नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप जो है, ट्रस्टीशिप जो सहयोगिता का जो है वो कार्यों को भी प्रयोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किया जाता है। ट्रस्टीशिप मतलब समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, तो रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप के कार्यों का भी प्रयोग करना किसका काम है, यूएनएससी का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का है। लेकिन यूएनएससी विफल है इन कारणों में। इन जो भी यहाँ पे इसको करना है ये सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, तो सबसे पहले कि यूएनएससी की संरचना में विश्व का असमान प्रतिनिधित्व। एक तरफ मात्र यहाँ पे यूरोप के कौन से देश हैं, यूके हैं, फ्रांस हैं, ठीक है, और रूस। एशिया के देश चीन है मात्र, जबकि एशिया बहुत बड़ा देश है, महादेश है। और यूएसए अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उत्तरी अमेरिका, जबकि दक्षिणी अमेरिका का कोई भी देश नहीं है, जबकि उसमें ब्राजील जैसे, अर्जेंटीना जैसे बड़े बड़े देश हैं। अफ्रीका का कोई देश इसमें शामिल नहीं है। यानी पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व यहाँ पे अस्थायी सदस्य में नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
ठीक है। यूएनएससी की संरचना में विश्व का असमान प्रतिनिधित्व, यानी पूरे विश्व के सभी महादेशों के देश को नहीं लिया गया, यानी पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें मात्र 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। उसके बाद अस्थायी सदस्यों में अत्यधिक शक्ति का संकेंद्रण है, यानी जो भी देश हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली और परमाणु संपन्न देश हैं ये सब, ठीक है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति है। उसके बाद आतंकवाद पर ठीक तरह से प्रभावी कार्य नहीं करते हैं ये लोग। जैसे भारत अगर कोई मुद्दा उठाता है यूएनओ में, तो क्या होता है कि चीन उसको बिट्टो का प्रयोग कर लेता है, चीन उसको मान्य स्वीकार कर देता है। अगर एक भी देश कोई बिट्टो का प्रयोग कर लिया, नहीं माना, तो उसको नहीं माना जाएगा। जैसे बहुत सारे आतंकवादी है, आगे नाम बताएंगे हम, जिसको भारत ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव दिया, लेकिन चीन क्या करता है, पाकिस्तान के समर्थन में रहता है, तो वो उसमें बिट्टो का प्रयोग कर देता है। उसी प्रकार से रूस भी है, कई मुद्दों पे कर देता है। तो आपस में ही क्या होता है कि जब बिट्टो का प्रयोग कर देते हैं तो वह मामला यूएनओ में चर्चा के लायक रहता ही नहीं है, क्योंकि इसमें है कि अगर एक भी देश उसके खिलाफ में चला जाता है तो वो मुद्दा वहीं पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रूस यूक्रेन विवाद टालने में भी विफल रहा। अभी जो है वर्तमान में आपका यूएनएससी क्या है, जो रूस यूक्रेन का जो विवाद हो रहा है उसको भी टालने में वो सफल नहीं हो सका। आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगाया रूस पे, लेकिन उससे क्या हुआ कि यूरोपीय देशों को हानि होने लगी, और फिर बाद में जो है आपका आयात निर्यात अभी चालू हुई है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि वो अन्य देशों पे, भारत जैसे गरीब देश या जो अविकसित देश हैं या विकासशील देशों पे दबाव बनाता है कि उससे आप रूस से आयात नहीं कीजिए, और खुद वो करता है। यूरोपीय या पश्चिमी देश जो भी हैं वो खुद करते हैं। तो ये भी कई बार जो है यूनाइटेड नेशन पे सवाल खड़ा करता है, ठीक है। ये सब बात कि दोहरी नीति क्यों, जब पूरा विश्व इसमें इसके सदस्य बना हुआ, लगभग 193 देश इसके सदस्य हैं, तो फिर दोहरी नीति अन्य देशों के जो कमजोर देश हैं या विकासशील देशों की तरफ जो दोहरी नीति क्यों अपनाया जा रहा है, ठीक है। इसको लेकर के भी सवाल है। तो यही विफलता का कारण भी है। अब आ जाइए जो यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता का मुद्दा को लेकर के, तो वीटो का पावर है, असमान प्रतिनिधित्व है, नई शक्तियों का उदय हुआ। अब देखो यह बना था द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में, और अभी चल रहा है 2022। उस समय भारत कमजोर था, लेकिन अब तो भारत जैसे बहुत सारे शक्तिशाली देश भी आ गए हैं, जिनकी आबादी भी ज़्यादा है, आर्थिक रूप से भी आगे हैं। जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, ठीक है। ये सब देश तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इन लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास या इनको वीटो पावर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक भी कोई देश इसमें शामिल नहीं है, अफ्रीका का कोई देश नहीं है, एशिया का भी सिर्फ चीन है। तो इस प्रकार से नई जो है शक्तियों का उदय हुआ है, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। उसके बाद इसमें शक्तियों का संकेंद्रण किया गया है। मैक्सिमम देश आप देखिएगा यूरोप के हैं और एक ही मात्र एशिया के देश हैं, ठीक है, और एक आपके उत्तरी अमेरिका के। तो यहाँ पे शक्ति जो है इन्हीं जो पावरफुल देश है उन्हीं के पास, जो शुरुआत से ही अपना प्रभुत्व द्वितीय विश्व युद्ध से दिखा रहे हैं। तो इसको लेकर के आप चारों पॉइंट को आप देखिए क्या लिखा हुआ है। शक्तियों का संकेंद्रण, संयुक्त राष्ट्र संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केवल 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। नई शक्तियों का अत्यधिक संकेंद्रण किया हुआ है। जो वीटो पावर है मात्र 5 देशों का ही है, और ये इसका यूज करता है। उसके बाद नई वास्तविकताएं, सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है, और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताएं देखिएगा प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार यह दुनिया में शक्ति के बदलते संतुलन के अनुरूप नहीं है। जिस प्रकार से दुनिया बदला है 1945 के बाद से, उसके हिसाब से इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, जबकि इसको बार बार चेंज होना चाहिए था, रिफॉर्म होना चाहिए था, इसमें सुधार होना चाहिए था। इसमें तत्काल में सुधारों की आवश्यकता है। बहुत सारे जहां का प्रतिनिधित्व नहीं है उसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तभी जाकर के इसका प्रासंगिकता दिखाई देगा। जब वीटो पावर, और इसमें वीटो की शक्ति का एक नहीं, जो बहुमत हो, जैसे 5 में से अगर 4 लोग एक तरफ हो गए तो उसको पारित होना चाहिए। ये नहीं कि एक नहीं किया तो उसको रद्द कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। यानी और भी देश को शामिल करके जैसे 10-12 देशों का समूह बना लेना चाहिए, और फिर जब मैक्सिमम लोग जिधर जाएं उधर ही उसका मान्यता होना चाहिए, ठीक। 2/3 दे दे बहुमत। तो ये नहीं कि अब कोई एक सदस्य उसमें से ना कर दिया तो वो उस मुद्दे को ही जो है खारिज कर दिया जाता है, तो ये गलत है।
और इस पे जो विकसित देश हैं, जो उसके 5 सदस्य हैं, वो भी कई बार उसको सुधारने का मौका नहीं देते हैं या सुधारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन में, जो भी हो। अब देखिए नई शक्तियों का उदय। तो देखिए यहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस के गठन के समय इसका समुचित तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए बड़ी शक्तियों को शक्तियां दी गई थी। महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और उभरती विश्व शक्तियों के रूप में G4 भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान का उदय हुआ है, जो कि UNSC के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सुधारों की मांग करता है। ये UNSC कर दीजिएगा, USNSC लिखा गया है, ठीक है, UNSC होगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी अभी G4 जो देश है, जो अर्थव्यवस्थाओं को सुधार, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी विकसित अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो इसको अब इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। उसके बाद विश्व के कुछ भागों का शून्य प्रतिनिधित्व है, जैसे जो सुदूर पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसमें है ही नहीं, जैसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब कोई है ही नहीं, श्रीलंका। फिर दक्षिण अमेरिकी देश नहीं है, अफ्रीकी देश कोई भी शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी विश्व के बहुत सारे भागों का शून्य यहाँ प्रतिनिधित्व है, इसीलिए इसमें सुधार होना चाहिए। उसके बाद वीटो पावर को लेकर के सुरक्षा परिषद की एक और आलोचना पक्ष क्या है कि 5 अस्थायी सदस्यों को ही वीटो पावर है और अधिकांश देशों की राय के बजाय एक देश की आपत्ति संकट के लिए संयुक्त राष्ट्र की किसी भी संभावित प्रतिक्रिया को रोक सकती है। यानी कोई मामला अगर एक भी सदस्य अपना वीटो का प्रयोग कर देगा तो वह मामला खारिज हो जाता है, चाहे मामला रूस यूक्रेन संकट का हो, फिर मसूद अजहर का। अब देखो रूस यूक्रेन संकट होगा तो रूस क्या करेगा, वीटो पावर का यूज करेगा, उसको वहां वार्ता होने ही नहीं देगा। फिर जब हमारा देश, जब जैसे मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन को कहता है, तो फिर इधर चीन से जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना वीटो पावर यूज कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो ये वीटो की पावर जो मिली हुई है 5 देशों का, यही जो है इसको अप्रासंगिक बना रहा है, ठीक है। अब सुधार में क्या क्या आप कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सुधारों की राह आसान नहीं है, क्योंकि 3 शक्तिशाली सदस्य रूस, चीन और USA परिषद के किसी भी बड़े पुनर्गठन का विरोध करते रहे। ये नहीं चाहते हैं ये तीनों देश, चीन, USA और रूस, कि कोई भी इसमें पुनर्गठन हो, कोई भी यहाँ पे सुधार हो। सुरक्षा परिषद में सुधार तभी हो सकता है जब संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्य के पक्ष में मतदान करे, साथ ही वीटो शक्ति का लाभ उठाने वाले सभी सदस्यों से सकारात्मक वोट प्राप्त करें, ठीक है। जैसे भारत उसमें सदस्य, अस्थायी सदस्य शामिल होना चाहता है, लेकिन 2/3 सदस्य अगर भारत को मान भी जाएं टोटल सदस्य में से, लेकिन ये जो 5 सदस्य हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, खास करके चीन तो तैयार नहीं होगा। बाकी रूस तैयार हो जाएगा, ब्रिटेन तैयार हो जाएगा, अमेरिका तैयार हो जाएगा, लेकिन ये चीन तैयार नहीं होगा। तो उस केस में भारत को क्या होता है कि इसको अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पाती है, वीटो पावर नहीं मिल पाता है, जिसका भारत बार बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा उठाता है, लेकिन इस पे जो है जो पश्चिमी देश है, ठीक है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करता। और इससे क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रतिष्ठा है उसका हनन हो रहा है और धीरे धीरे वो अप्रासंगिक होते जा रहा है, जिसका कि वर्तमान युग में कोई महत्व ही नहीं रहा। इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसी का अपरूप के रूप में आप कह सकते हैं G20 को देख रहे हैं, ठीक है। G20 हो या SCO हो, SCO भी आपका क्या है कि एक प्रकार से एशियाई देशों का समूह है, ठीक है। तो इसके अलावे और भी जो देश हैं, भारत जैसे देश हैं, और दूसरे संगठन में जा करके पूरे विश्व स्तर का जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समझौता है उसके माध्यम से पूरे विश्व में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पे जो 5 सदस्य हैं वो भारत जैसे देशों को यहाँ अस्थायी सदस्यता नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप प्रासंगिकता पे चर्चा कर सकते हैं, भारत को क्यों मिलना चाहिए। क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश में से अब आ रहा है, जनसंख्या का भी पूरे विश्व की 17.5% आबादी भारत में है। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल हम लोग लिए हुए हैं, आर्थिक रूप से भी 4थे या 5वें नंबर पर हैं, अभी शायद 5वें नंबर पर हैं।
तो इस प्रकार से बहुत सारी जो भारत और बहुत बार भारत ने जो है अपनी सेना को भेज करके अंतर्राष्ट्रीय शांति में भी, जैसे कोरिया में जब युद्ध हुआ था दो देशों के बीच में, या खाड़ी देश या कहीं अन्य जगह पे भी ये क्या बोलते हैं, कई देशों में जा करके भारत ने क्या किया कि अपनी सेना को भेज करके पूरे विश्व में शांति बहाल करने का प्रयास किया है। तो इसलिए भारत जैसे देशों को यहाँ पर यूएनएससी का अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसकी आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने आज के डेट में जो है G20 शिखर सम्मेलन जो बाली में हुआ है इंडोनेशिया में, उसमें भी उठाया है। आप इसको आज देख लेंगे, यूएनओ में जो हुआ है अभी बैठक, उसमें जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सब चर्चा उन्होंने किया है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।